कि वो अददी अक्सरियत चूंकि खो चुके हैं, इसलिए वो खुद इस्तीफ़ा देकर एक नई रिवायत की बुनियाद डालें। पाकिस्तान को आज़ाद खारिजा पॉलिसी है, ये उसकी कीमत चुकाना पड़ रही है। इमरान खान साहब का जो दौरा रूस है उस पर भी कोई खफा है। तो ये जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे, ये पीपल्स पार्टी ने तो अपने आप को महफूज नहीं कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक अल्लाह के वली जब कोई दुआ मांगते और दुआ मांगते वक्त जब उनकी आंख से कोई आंसू आता तो उन आंसुओं को अपने चेहरे पे मल लिया करते। अच्छा, एक बार एक तालिब इल्म ने देखा और उसने कहा कि जनाब आप अपने आंसुओं को चेहरे पर क्यों मल लेते हैं? तो अल्लाह के वली कहने लगे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इन आंसुओं की बरकत से मेरे चेहरे को जहन्नुम की आग से महफूज फरमाएंगे। अच्छा, वो भी आखिर तालिब इल्म था, कहने लगा कि किसी का चेहरा बच भी गया और बाकी जिस्म के आज़ा ना बचे तो फिर फ़ायदा क्या होगा? इस पर वो नेक बुज़ुर्ग उन्होंने एक हिकायत बयान फरमाई। हिकायत कुछ यूँ थी कि बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में एक वज़ीर फौत हो गया। वज़ीर का एक बेटा छोटी उम्र का था लेकिन बहुत समझदार था। अच्छा, बादशाह आलमगीर ने उस बच्चे को दिल लगी की खातिर अपने पास बुलाया। जब वो बच्चा हाजिर हुआ तो उस वक्त औरंगज़ेब आलमगीर तालाब के किनारे पर बैठे हुए थे जो उन्होंने अपने महल में बनाया हुआ था। वो बच्चा करीब हुआ और उसने बादशाह को सलाम किया। जब उसने बादशाह से हाथ मिलाया तो बादशाह ने उसकी उंगलियां मजबूती से पकड़ ली। बच्चे से कहा कि मैं तुम्हें खींचकर पानी में न डाल दूं। वो बच्चा मुस्कुराने लगा। अच्छा, बादशाह बड़े हैरान हुए कि बच्चे को घबराना चाहिए थे सुनकर, और सभी कहते हैं बच्चा बड़ा समझदार है। अच्छा, इस हैरानी में बादशाह ने बच्चे से पूछ ही लिया कि तुम मेरी बात पर हंसे क्यों हो, घबराए क्यों नहीं हो, परेशान क्यों नहीं हुए? बच्चा कहने लगा कि बादशाह सलामत, मेरे हाथ की चंद उंगलियाँ आपके हाथों में है, भला मुझे डूबने का क्या डर है? ये कैसे हो सकता है कि आप मुझे अपनी आंखों के सामने खींचकर इस पानी में डुबो दें? ये हिकायत सुनाकर वो नेक बुजुर्ग अपने तालिब इल्म से कहने लगे कि अगर उस बच्चे को बादशाह की उंगलियां पकड़ने पर इतना एतमाद है तो क्या अल्लाह की रहमत पर हमें इतना भी एतमाद नहीं होना चाहिए कि अगर अल्लाह पाक चेहरे को जहन्नुम की आग से बचाएंगे तो वो पूरे जिस्म को भी जहन्नुम की आग से आज़ाद फरमा देंगे। अब नाज़रीन, इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है? जो तवक्कुल होता है ना, इंसान को बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकाल देता है। अब इस वक्त वज़ीर आज़म बहुत बुरी सूरत हाल से दो चार हैं। ऑपोजिशन नंबर गेम्स की दौड़ में आगे निकल चुकी है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बाद MKM पाकिस्तान ने हुकूमत का साथ छोड़कर ऑपोजिशन से हाथ मिला ली है, लेकिन इमरान खान ताहाल अपने मौक़िफ़ पर कायम है। इसका मतलब क्या है? वो अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखे हुए हैं और वो जिस मकसद के तहत हुकूमत में आए थे उससे एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इमरान खान ने बारहा अपने इस मौक़िफ़ को दोहराया था कि चाहे उनकी हुकूमत क्यों ना चली जाए, लेकिन वो मुल्क को दो दो हाथों से लूटने वालों का पीछा करना कभी नहीं छोड़ेंगे। और अब हुकूमत इसी बात को दोहरा रही है कि आज अपोजिशन NRO के लिए हुकूमत गिराने की साजिश कर रही है और वह बैरूनी कुव्वतों से मिली हुई है। अच्छा, इमरान खान ने आज साजिशी जो ख़त है वो वफाकी काबीना की मीटिंग में सबके सामने जाहिर किया और हुकूमत की जानिब से MKM से भी रब्ता किया गया कि वो ख़त देख ले, लेकिन MKM ने माजरत कर ली। जी कहते हैं जी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अगर कौमी सलामती का मामला है, ऐसे में MKM पाकिस्तान ने जो रवैया अपनाया है वो नामुनासिब तरीन है। क्या ये कौमी मुफाद का मामला नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन MKM ने इस मामले पर बेहिस्सी का मुजाहरा किया है। अच्छा, अब दूसरी जानिब अपोजिशन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में MKM की तरफ से कहा गया है कि जिसने हुकूमत से अलग होने का फ़ैसला सियासी मुफाद नहीं बल्कि कौमी मुफाद में किया है। अभी अंदाज़ा अवाम ने अपोजिशन और MKM के दरमियान जो होने वाला मुआहिदा है ना, उससे लगा लिया होगा कि किसका मुफाद है और किसका मुफाद नहीं है। अच्छा, हुकूमत से राहें जुदा करने का फ़ैसला बहरहाल MKM ने कर लिया और MKM पाकिस्तान ने आज हुकूमत को एक बड़ा झटका भी दे दिया। बिल्कुल गलत नहीं होगा ये कहें तो। अब इस वक्त अपोजिशन को नंबर गेम में बरतरी हासिल हो गई है और हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी है। अच्छा, अपोजिशन को अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बनाने के लिए आपको पता है 172 वोट चाहिए, लेकिन अपोजिशन के पास इससे भी ज़्यादा वोट मौजूद हैं। और अगर सूरत हाल यही रहती है तो फिर गेम हुकूमत के हाथ से यकीनी तौर जाएगी। अच्छा, MKM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से अलग होने का बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया। अच्छा, उन्होंने कदम क्यों और कैसे उठाया, क्या वजह थी, ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनिएगा, देखिएगा। अच्छा, सुना आपने खालिद मकबूल सिद्दीकी को, वो कह रहे हैं कि जी हमने अपोजिशन से मुआहिदा अपने लिए या अपनी जमात के लिए नहीं किया बल्कि अवाम की फ़लाह के लिए हमने मुआहिदा किया। हम उम्मीदों के साथ अपोजिशन के साथ शरीक हुए हैं। यानी खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपनी ज़बान से अपोजिशन के साथ शामिल होने का ऐलान कर दिया
और इन्हें अपोजिशन से बहुत उम्मीदें भी हैं और इन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया कि जी उनकी दिली दुआ है कि जी ऐसे दौर का आगाज़ करें जहाँ सियासी इख्तिलाफ को दुश्मनी ना समझा जाए। और अच्छा, एमकेएम पाकिस्तान ने हुकूमत से दूरियाँ बढ़ने की वजह हुकूमत के सुस्त रवि को करार दे दिया है जी कि हुकूमत सुस्त है। और अगर अपोजिशन और एमकेएम के मुआहदे की बात मैं करूँ तो जी मुआहदा जो है 27 नुकात पर मुश्तमिल है। मुआहदे पर मुत्तहिदा अपोजिशन की तमाम जो क़यादत है उसने दस्तखत किए हैं और मुआहदे के मतन के मुताबिक सिंध में सरकारी मुलाजमतों में शहरी और देही कोटे में पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। बल्दियाती इंतखाबात के बाद सिंध हुकूमत फौरी सूबाई फाइनेंस कमीशन का ऐलान करेगी। मतन के मुताबिक सिंध में गलत जारी किए गए डोमिसाइल मनसूख किए जाएंगे। मकामी सतह पर पुलिस अफसरान और अहलकारों की तकर्रियाँ और तैनातियाँ की जाएंगी। और इस बात पर भी इत्तेफाक हुआ है माहदे में कि जी शहरी इलाकों में बल्दियाती और इंतजामी अफसरान की तैनाती में एमकेएम से मुशावरत होगी और सिंध के बड़े तरक्याती मनसूबों पर पीपल्स पार्टी एमकेएम से मुशावरत ज़रूर करेगी। बल्दियाती निज़ाम और नुमाइंदों को बाइख्तियार बनाने के लिए दोनों जमातें कानून साजी में शामिल होंगी, लेकिन ये मुआहदा मुमकिनात पर बेस करता है। बज़ाहिर एमकेएम पाकिस्तान को मुत्तहिदा अपोजिशन ने मुआहदे की मुकम्मल पासदारी का यकीन करवाया है, लेकिन इस बात की ज़मानत नहीं है कि अदम एतमाद की कामयाबी के बाद, अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, इसकी कामयाबी के बाद एमकेएम से किए गए वादे पूरे होंगे भी या फिर नहीं होंगे, क्या है ज़मानत इस बात की। लेकिन फ़िलहाल मुत्तहिदा अपोजिशन ने एमकेएम पाकिस्तान को अपने साथ मिला लेने में कामयाबी हासिल कर ली है। और अगर देखा जाए इनकी बड़ी कामयाबी, क्योंकि एमकेएम पाकिस्तान की कौमी असम्बली में आपको पता है 7 नशिस्तें हैं। अब इसका मतलब ये है कि जी जो 7 के 7 वोट हैं ये तहरीक अदम एतमाद की हिमायत में कास्ट किए जाएंगे। अब इसके बाद अपोजिशन को अपनी जीत यकीनी तौर पर की है और शहबाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से इखलाकी तौर पर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करें। ज़रा सुनिएगा जी। तो सुना आपने, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी एमकेएम से जो मुआहदा हुआ है उस पर अमल दरामद होगा, हमें माजी को बुलाकर आगे की तरफ देखना होगा। और शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म से मुखातिब होकर कहा है कि वो अददी अक्सरियत चूँकि खो चुके हैं इसलिए वो खुद इस्तीफ़ा देकर एक नई रिवायत की बुनियाद डालें। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि आज पाकिस्तान की तारीख में एक अहम दिन है। शायद दहाइयों में ऐसा मौका आया है जब पूरी कौमी सियासी क़यादत एक प्लेटफॉर्म पर कौमी जरगे की सूरत में मौजूद है। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमाओं से आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी ने भी मुलाकात की और 20 मिनट में मामला तय कर लिए। यह हकीकी मुआहदा है, ये कोई जाली खत नहीं है। अच्छा, शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देकर नई रिवायत कायम कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत के बकौल अपोजिशन के मुँह से नई रिवायत की बात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि हुकूमत के बकौल अपोजिशन ने हमेशा रिवायतों को पामाल किया है। अच्छा, आज इमरान खान साहब ने कौम से खिताब भी करना था, जिस पर अपोजिशन ये ख्याल कर रही थी कि वज़ीर आज़म शायद इस्तीफ़ा दे देंगे और अपोजिशन ने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया था कि वो अपने खिताब ने इस्तीफ़े का ऐलान करके घर चले जाएं, लेकिन वज़ीर आज़म ने अपोजिशन की इन उम्मीदों पर कहने के पानी फेर दिया और वज़ीर आज़म ने अपने खिताब को ही मौखर कर दिया। अच्छा, वो खिताब ने क्या कहने वाले थे और उन्होंने खिताब क्यों मौखर किया, इसकी वजह फैसल जावेद इमरान खान साहब के खिताब को मौखर करने की वजह ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब बहुत जो अहम मुलाकातें हैं उनमें मसरूफ़ हैं, इस वजह से उन्होंने खिताब को मौखर किया और बहुत जल्द इमरान खान साहब कौम को बड़ी खुशखबरी सुनाएंगे। लेकिन मौलाना साहब क्या कहते हैं कि जी मुत्तहिदा अपोजिशन हुकूमत को घर भेजने का इरादा कर चुकी है। ज़रा सुनिएगा मौलाना साहब क्या कह रहे हैं कि जी 3.5 साल पहले इस ड्रामे का आगाज़ हुआ था, अब इसका खात्मा करीब है। आज इस सियासी ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया है। 3.5 साल पहले आने वाली नहूसत के खात्मे, इसे निजात दिलाने में कारकुनों ने अहम किरदार अदा किया है और इनकी जो बेतौकीरी की सियासत है उसने मुल्क की इखलाकी समाजी बुनियादें हिला के रख दी हैं। आज इस झूठ पर मबनी सियासत का खात्मा हो गया है। अच्छा, मौलाना साहब ने एक और दावा किया कि जी इस वक्त हमें कौमी असम्बली के 175 अरकान की हिमायत हासिल है, इसलिए वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो जाएं। अच्छा, वज़ीर आज़म से मुखातिब होते हुए मौलाना साहब का क्या कहना था कि जी हमें डराओ मत, तुम्हें किसी ने कोई धमकी नहीं दी, तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम्हें कोई धमकी दे या तुम्हारे खिलाफ साजिश करे, तुम हो क्या चीज़, ऐसी बातें करके तुम अपनी अहमियत बढ़ाना चाहते हो। साजिश इमरान खान के खिलाफ नहीं हो रही है, बल्कि उनको इक़्तिदार में लाना मुल्क के खिलाफ साजिश थी। अच्छा, अब देखा जाए तो इस वक्त नंबर गेम्स हुकूमत के हाथों से निकल चुकी है, लेकिन हुकूमती वज़रा अब भी यही कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए इमरान खान वज़ीर आज़म रहेंगे। अच्छा, अब या तो हुकूमती वज़रा ये जो इनके सियासी हरीफ हैं उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि हुकूमत बिल्कुल नहीं घबराई हुई, या फिर अब भी कुछ कह लें कि ऐसे पत्ते मौजूद हैं इमरान खान साहब के पास जो इमरान खान साहब ऐन मौके पर जाहिर करेंगे, इनको बदल के रख देंगे। जैसे कि मैं हमेशा से कह रही हूँ कि सियासत मुमकिनात का खेल है और मुमकिनात के इस खेल में कुछ भी होना मुमकिन है। लेकिन बिलावल क्या कहते हैं,
बिलावल कहते हैं कि अब हुकूमत का ठहरना नामुमकिन है। जरा सुनिए जी, सुना आपने बिलावल को, कह रहे हैं कि जी एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची और पाकिस्तान की तरक्की के लिए अच्छा फैसला किया है। कराची और पाकिस्तान की तरक्की के लिए अब मिलकर मेहनत करनी होगी। और ये भी कह रहे थे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अवाम मजीद खुशखबरियाँ सुनेंगे। हम नए सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं। एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप का तहरीक अदम एतमाद से कोई ताल्लुक नहीं है। दोनों पार्टीज का मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए एक साथ चलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बिलावल ने एक इल्ज़ाम लगाया, वो ये कि जी माजी में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में दूरियां पैदा करने की साजिश की गई थी। यानी एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की जो दूरियां थी, इख्तलाफात थे, या इनको एक दूसरे से जो गिले शिकवे थे, बल्कि गिले शिकवे से भी आगे का लफ्ज़ मुझे इस्तेमाल करना चाहिए, जिस तरह की बातें की जाती रहीं, वो कह रहे हैं वो साजिश की गई थी। अब दूसरे अपोजिशन रहनुमाओं की तरह बिलावल भी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म अपनी जो अक्सरियत है वो खो चुके हैं, लिहाजा उन्हें इखलाकी तौर पे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते तो फिर हम चैलेंज करते हैं कि वज़ीर आज़म ऐवान में आएँ, असम्बली सेशन में तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग में अपनी अक्सरियत साबित कर दें। लेकिन वो अपनी अक्सरियत साबित करने में कामयाब नहीं होंगे। बहुत जल्द शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब। अच्छा, अब देखा जाए तो वज़ीर आज़म को मुश्किल वक्त में उनके अपने भी छोड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन शेख रशीद क्या कह रहे हैं कि जी वो वज़ीर आज़म के साथ पहले से भी ज़्यादा मजबूती के साथ खड़े होंगे। ज़रा सुनिएगा। सुना आपने शेख साहब को, कह रहे हैं सब चल कर आएंगे, इनको ठुड्डा मार देना। अच्छा, शेख साहब कह रहे हैं कि जी वो ज़मीर बेचने वालों पर सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं कि जी सियासत की जो गंदी नाली के कीड़े हैं चंद रुपयों की खातिर बिक रहे हैं और इनकी कमज़ोरी क्या जी, माल है। मिसाक जमहूरियत किसने करवाया सब जानते हैं। इन लोगों ने कदाफ़ी, सद्दाम हुसैन, उसामा बिन लादेन का माल खाया। मैं 2 हलकों की सियासत करता हूँ और जितनी हिम्मत और ताकत मुझ में रह गई है, मैं इमरान खान का साथ दूंगा और मुझे इस पर फ़ख्र है कि मैंने इमरान खान के लिए सियासत की है। अच्छा, शेख साहब इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि मैंने आपको बहुत पहले ही असम्बलियों से इस्तीफ़े देकर नए इलेक्शन करवाने को कहा था। अच्छा, खैर अब लग क्या रहा है? लग ये रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब भी आखिरी बॉल तक खेलेंगे। यानी इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि खान साहब अदम एतमाद की तहरीक का सामना हर सूरत करेंगे। अच्छा, शेख साहब ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि इमरान खान के इस्तीफ़े का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। अच्छा, खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के जो और भी कुछ मुनहरिफ अरकान हैं सिंध हाउस पहुँचे हैं। इसलिए अपोजिशन का दावा ये है कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वोटों की जो तादाद है वो अब 200 से भी बढ़ गई है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर एक ज़रा गौर कीजिएगा, अगर इनके पास 200 से ज़्यादा तादाद हो गई है, 172 इनको चाहिए और इनके पास तादाद ऑलमोस्ट 200 से भी बढ़ गई है, और अगर ऐसा है वाकई, तो फिर अपोजिशन इमरान खान से खुद मुस्ताफ़ी होने का क्यों कह रही है? ज़रा गौर कीजिएगा नाज़रीन। ऑपोजिशन को तो खुश होना चाहिए ना कि उनके पास अक्सरियत मौजूद है, मतलब 172 से भी ज़्यादा लोग मौजूद हैं, 200 के करीब लोग मौजूद हैं, 200 से ज़्यादा मौजूद हैं जो अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बना के रहेंगे। तो फिर ऑपोजिशन वज़ीर आज़म से बार बार खुद मुस्ताफ़ी होने पर ज़िद क्यों कर रही है? इसकी वजह सीधी सीधी हो सकता है कि ऑपोजिशन को ये डर हो कि कहीं उनके दरमियान बगावत ना हो जाए, या आखिरी वक्त में हुकूमत कहीं फिर से अपनी जो खोई हुई अक्सरियत है वो वापस हासिल ना कर ले। जैसे कि मैं क्या कह रही थी, सियासत है, मुमकिनात का खेल भी मुमकिन हो सकता है, कभी भी हो सकता है, आखिरी गेंद पे भी हो सकता है, आखिरी घंटे में भी हो सकता है, आखिरी घंटे में भी हो सकता है। अच्छा, हुकूमती रहनुमा अब तक एक बात कह रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग से 1 घंटा पहले तक सूरत हाल में ठहराव नहीं बल्कि चढ़ाव रहेगा। यानी जोड़ तोड़ का सिलसिला आखिरी घंटे तक जारी रहेगा। अब पंजाब में भी परवेज़ इलाही साहब जो है सियासी जोड़ तोड़ के लिए बड़े मुतहरिक हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पे भी बिला को लेकर तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप और जो नून लीग है उसके दरमियान कांटे का मुकाबला है। फवाद ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, फवाद चौधरी ने, वो कहते हैं जी हम हारे नहीं हैं। उन्होंने 92 के वर्ल्ड कप का हवाला देते हुए कहा कि 92 के वर्ल्ड कप में भी ना एंड तक लग रहा था कि हम शायद हार रहे हैं या हम पीछे रह गए हैं, लेकिन एंड में क्या हुआ था, हम जीत गए थे, हम हारे नहीं थे, और अभी भी यही सिचुएशन है। ज़रा सुनिएगा फवाद चौधरी। सुना आपने फवाद चौधरी को, कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ये अज़म कर चुके हैं कि वो मुल्क की खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे, वो कौम की इज्जत के लिए लड़ेंगे और आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। लेकिन अगर मुल्क की सालमियत पर अपोजिशन ने कोई समझौता कर लिया तो फिर कैसे चलेगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ गैर मुल्की साजिश में कौन कौन मुलव्विस है और गैर मुल्की साजिश के आखिर मकासद क्या हैं। इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन करने के लिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे, इस्तीफ़ा नहीं देंगे। उधर से अपोजिशन का दावा है कि जी 200 के करीब लोग हो गए हैं जो उनके साथ मिल चुके हैं, तो अगर 172 चाहिए और 200 के करीब हैं तो फिर ये जो हुकूमत का कॉन्फिडेंस है उसकी वजह आपको क्या नज़र आती है? देखें, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को आपने क्रिकेट टीम में जब कैप्टन थे उसको देखा, ही यूज्ड टू फाइट, ही वुड नेवर गिव अप। 92 वर्ल्ड कप में भी यही किया था। अभी भी आपने देखे होंगे बॉडी लैंग्वेज सब कुछ, ही इज विल नेवर गिव अप टिल, वो जो फौज में कहते हैं ना, टिल यू फाइट टिल लास्ट मैन लास्ट बुलेट, वो इस तरह करेंगे। 172 के बजाय चाहे 200 हो जाए, 250 हो जाए, द पॉइंट इज के नेचुरली अपरेंटली इट लुक्स के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू सक्सीड। लेकिन बात यह है कि क्या इससे मुल्क के हालात ठीक होंगे? क्या इसको अगर ये नाकाम होता तो अपोजिशन मौलाना फजलुर रहमान एंड कंपनी सड़कों पर होती, अब ये सड़कों पर आ जाएंगे। और फिर उसके बाद मेरे ख्याल में सबसे विन सिचुएशन अभी भी अपोजिशन के लिए बेहतर ये है कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज बनते हैं उसके 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, आई थिंक दे शुड अनाउंस अर्ली इलेक्शन, ताकि ये एक लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए और उसके बाद पाकिस्तान के अवाम जिसको चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें एक प्रॉपर तरीके से और कोई क्रेविंग ना हो। लेकिन दूसरी ऑप्शन भी है जो मैं आई फील कि एक और इमरान खान इवन कैन डू कि अपने जो MNAs हैं उनसे इस्तीफा लें और इमीडिएटली नेक्स्ट से ये दे दें स्पीकर नेशनल असेंबली को, वो एक्सेप्ट करके इलेक्शन कमीशन में भेज दें, एक और नए क्राइसिस स्टार्ट हो जाएंगे। आई थिंक देन इट विल फोर्स्ड अर्ली इलेक्शन, जब 150 MNAs आपकी असेंबली छोड़ दें तो एक ये भी ऑप्शन हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि इनकी पार्लियामेंट्री पार्टी, इनकी किचन कैबिनेट, इनकी कोर कमेटी क्या फैसला करती है। बट अपरेंटली हालात पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है और हमारी दुआ यही है कि ये पीसफुल हो, खैरियत से हो और जो भी एक जमहूरी तरीका है उसको अपनाया जाए और जमहूरी रवायत को बरकरार रखा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये जो खत है, जो खत का मामला था कि जी खत में बाकायदा धमकाया गया, बाकायदा धमकी दी गई, थ्रेटन किया गया, और वो जो खत है वो बाकायदा अब काबीना को जाहिर कर दिया गया इमरान खान साहब की जानिब से। अभी भी अगर मतलब कौमी सालमियत के लिए, मुल्क के लिए, बाकी ये लोग कहते हैं अपोजिशन वाले कि हम तो मुल्क की मुफाद के लिए बाहर निकले हुए हैं, कौमी सालमियत के लिए बाहर निकले हुए हैं। MKM ने जो भी लहदगी इख्तियार की है हुकूमत से, वो भी कहते हैं कौम के लिए, मुल्क के लिए हम ये कर रहे हैं। तो वो जो मुआहदे हो रहे हैं, 27 नुकाती मुआहदा साइन हुआ है मुत्तहिदा अपोजिशन और MKM के दरमियान, तो अब भी कौम को पागल बना रहे हैं सबके, जी हम मुल्क के लिए कर रहे हैं, कौम के लिए कर रहे हैं, मुल्क के लिए कर रहे हैं, कौम के लिए कर रहे हैं। मुफाद इनके अपने अपने, किसी को वजारत आला की कुर्सी चाहिए, किसी को मुआहदा चाहिए, किसी को ज़्यादा इख्तियारात चाहिए। कौन सी कौम के लिए कर रहे हैं, किस अवाम के लिए कर रहे हैं सब कुछ? ये अपने ज़ाती मफादात, पार्टी मफादात, सिर्फ उसकी खेल है। आपने बारगेनिंग की, अपनी दुकान चमकाई है, दिस वाज द बेस्ट टाइम टू मेक ब्लैकमेल। चाहे आप चौधरी परवेज को देख लें, वो थोड़े से सीटों में वहाँ के चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। इधर पर MQM ने अपनी दुकान लगा ली है और उसको मैक्सिमम देखा कि कितना उनको फ़ायदा मिलता है, कि कितने मेयरशिप मिल रही है, किसकी जगह की मिल रही है और कितने फ़ायदे मिनिस्ट्रीज मिल रही हैं, वो हो रही है। लेकिन बात यह है कि इसको कोई सीरियस ऑपोजिशन को चाहिए था। ये एक पाकिस्तान, ये PTI की बात नहीं है, ये इमरान खान की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बात है। और मेरे ख्याल में इमरान खान ने भी इसको ओवर प्ले किया है। जनरली जो आपके हमारे एम्बेसडर के साथ अगर कोई जो आला ओहदेदार बात करते हैं, वहाँ थ्रेट भी करते हैं। आपको याद होगा रम्सफील्ड ने भी पाकिस्तान के उस वक्त जनरल मुशर्रफ को कहा था कि अगर आप हमारे साथ नहीं है तो हम आपको स्टोन एज में ले जाएंगे। ये चीज़ें होती हैं। इसको बेस्ट था प्राइम मिनिस्टर शुड हैव टेकन टू द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, वहाँ जाके बात करते और उसके बाद देखते कि इसमें हमारे मुल्क के अपोजिशन लीडर्स या कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए। वो मैं अभी भी कहता हूँ वो ज़रूर करें। उसका बेशक एक हाई जुडिशल कमीशन बनाएं, मालूम करें, और अगर उसमें कोई भी किसी अदारे से हो, वो अगर इसमें शामिल है, उसको एक रेड लाइन ड्रॉ करके एक करार वाकई सज़ा दें, ताकि वो एक डिटरेंस बन जाए कि आइंदा के लिए कम से कम कोई भी किसी पार्टी का कोई भी पाकिस्तानी ऐसी हरकत ना करे जिससे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रियासत को नुकसान हो। ये हमें ज़रूर इसका कोई ना कोई हल निकाल लेना चाहिए।
वरना हमेशा ये इस तरह की हरकतें होती रही। अच्छा ब्रिगेड साहब, क्या ये जो पाकिस्तान को आज़ाद खारिजा पॉलिसी है, ये उसकी कीमत चुकाना पड़ रही है? इमरान खान साहब का जो दौरा रूस है उस पर भी कोई खफा है, क्या कहेंगे आप? एब्सोल्युटली आपने देखा नहीं है कि वो उसके अंदर बड़ा लिखा हुआ है कि जी आप रूस का दौरा नहीं करें, हम इसको रिकमेंड नहीं करते। नंबर 2 कि आप के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ रहा है, इसको आप अगर ये कामयाब हो जाता है तो आपके लिए हम फिर देखेंगे क्या मज़ारात दे सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद इसका मतलब देखें ना, जब आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, आप वो पहली दफ़ा आप मुल्क पाकिस्तान एक एज ए सॉवरेन कंट्री बिहेव कर रहा है, और अगर इस मौके पे अगर हमने पॉलिसी अपनी ली है जिसमें पूरी आपकी जो आला क़यादत है वो बैठ के फैसला करती है कि रशिया जाना चाहिए, अगर रशिया ना जाते तो हमारे रशिया तो फिर 50 साल के लिए ताल्लुकात ख़त्म हो जाते जैसे पहले लियाकत खान के वक़्त में हुए थे। तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन, फिर हम अमेरिका के बूट चाटते रहे और उनकी जी हजूरी करते रहे और वो आपको डिक्टेट का आपको हमने 80,000 लोग भी शहीद करवा लिए, 150 अरब रुपए का नुकसान, बिलियन का नुकसान भी करवा लिया, हमें कोई अप्रिसिएशन भी नहीं मिली है। हमने उनकी इवैक्यूएशन करने में अफगानिस्तान की कितनी मदद की, इतने जहाज भेज के, वो कोई अप्रिसिएशन नहीं है। उसके बाद आपको थ्रेट किया जा रहा है ये, और फिर आपको सीपैक के लिए जी कि सीपैक नहीं करें, इंडिया से ताल्लुकात ठीक करें, कश्मीर को छोड़ दें। कहीं ना कहीं तो अगर आपने फर्स्ट टाइम एक पॉलिसी ली है तो उसकी सजा मिली, ये तो गलत है ना। आपको अपना मुल्क, अभी मैं कहता हूँ जो हुकूमत भी आए कम अज़ कम आप एक बात कर लें कि डोंट फॉलो व्हाट दे से, फॉलो व्हाट द नेशनल इंटरेस्ट से। ये हमें आज के दिन याद करना चाहिए और इसके ऊपर किसी को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। अच्छा ब्रिगेड साहब, ये जो अपोजिशन जमातें हैं जिन्होंने इत्तेहाद बना लिया, पहले एक दूसरे की शक्ल तक देखने को तैयार नहीं थी, किसी ने किसी को सड़कों पे घसीटना था, कोई किसी के बारे में क्या बातें करता था, किरदार कुशियाँ तक की हुई इन लोगों ने, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है बातें। लेकिन अब चूँकि कौमी मुफाद, फिर ज़मीर जागे लोगों के, फिर इनको कौम की फ़िक्र है, अवाम की फ़िक्र है, जो भी कहते हैं। अच्छा ये एक हो गए, अब शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए भी तैयार हो गए, मान गए। ये बताइए इत्तेहाद कितना अरसा कायम रहेगा? आपको क्या लगता है कितना अरसा कायम रहेंगे एक दूसरे के साथ ये लोग? पहले तो मुझे ये बताएं ना कि ये दोनों मेजर पार्टी के ओपोनेंट्स हैं, ये इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। नंबर 2, पीपल्स पार्टी वांट्स के जल्दी अभी अर्ली इलेक्शन ना हो ताकि वो पंजाब में जाके इस्टेब्लिश हो जाएं, ऑर्गेनाइज कर लें, फिर इलेक्शन हो। पीएमएलएन चाहती है इमीडिएटली इलेक्शन हो जाएं। नंबर 2, इनके पास कौन सा सोल्यूशन उन्होंने हमें दिया है पाकिस्तान के अवाम को कि जी इमरान खान की हुकूमत जो नहीं कर सकी हम कर लेंगे। क्या ये इकोनॉमिक क्राइसिस ख़त्म कर देंगे? क्या ये महंगाई कम कर देंगे? पेट्रोल की कीमत ये 100 रुपये पे ले आएंगे, डॉलर ये 100 रुपये पे ले आएंगे? क्या ये करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो ये जो 3-4 महीने में बजट और बजट के बाद का पीरियड है, इसमें क्या हालात होंगे, कितनी खिचड़ी पकेगी, कौन किसकी टांगें खींचेगा, और इसका फ़ायदा मैं आई कैन एश्योर यू कि इमरान खान को होगा, उनकी पार्टी को होगा। उनका ग्राफ पहले ही ऊपर चला गया। और अगर ये सही कैंपेन चलाते हैं और आप देखेंगे 3-4-5 महीने के जो इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो ये जो प्रेजेंट अपोजिशन गवर्नमेंट पीडीएम है इनको बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये फायदे में जो रहेगा वो इमरान खान और पीटीआई रहेगी। ठीक है। अच्छा ब्रिगेड साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी मुल्की सियासी सूरत हाल की। अपोजिशन भी बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आती है और हुकूमत भी बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आती है। भारतीय मीडिया हमारी जो सियासी सूरत हाल है उसका बड़ा फ़ायदा उठा रहा है और अपना मंजन बेच रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है। उनको तो प्रोपेगेंडा करने का मौका चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। खबरें चल रही थी जी ब्रिगेडियर साहब भारतीय मीडिया में कि जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से आर्मी चीफ ने इस्तीफ़ा मांग ली है। आपका कॉमेंट चाहूँगी। ये मैं इंडियन चैनल में बैठा हुआ था और वहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे थे कि जी आर्मी चीफ और डीजीआई से गए हैं, इस्तीफा मांग लिया। मैंने कहा कि बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अंडर है आर्मी और उन्होंने उनको बुलाया हुआ मशवरा करने के लिए इस लेटर के ऊपर जो सिक्योरिटी इशू बना हुआ है। और आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या हमने आपके इलेक्शन में कभी को हमें हुआ कि ये कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी, जो मर्जी आए, आपको किस बात की? वो एंटी इमरान, एंटी आर्मी, वो इसके ऊपर है जी देखें जी फौज ने छोड़ दिया और ये कर दिया और अब ये कि इमरान चला गया और पार्टी आ रही है और ये वो उनके इतने शादियाने बज रहे हैं
इससे सोचेंगे इस सब इस साजिश को वो खुद ब खुद ठीक है, ये मजबूत कर अच्छा रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब आप ठीक है, ब्रिगेडियर साहब आप ही हैं, लतीफ़ खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया खोसा साहब ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा खोसा साहब, अब MKM ने भी अपोजिशन के साथ इत्तेहाद कर लिया है, हुकूमत को खैरबाद कह दी है और हुकूमत अपनी जगह कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, वो कह रहे हैं हम आखिरी बॉल तक खेलेंगे। फवाद चौधरी साहब कह रहे थे 92 के वर्ल्ड कप में लग रहा था हम हार रहे हैं, लेकिन एंड टाइम पे हम जीत गए थे, एंड टाइम पे गेम उलट जाएगी, अपोजिशन भी बड़ी कॉन्फिडेंट है, क्या होने जा रहा है आगे? देखिए, ऐसी खुश फहमी में तो कोई मुज़ाहिका नहीं है रहने का, लेकिन आई थिंक द गेम इज ओवर। बाकी जितनी मर्जी बढ़ के मारते रहे, ये कहते रहे, लेकिन ये तो नविश्ता दीवार है। मेरे ख्याल में आज भी सिंध हाउस में इस वक्त 200 MNAs आए हैं और 172 चाहिए, तो आप अंदाजा कर लीजिएगा खुद ही कि उनकी कुछ फहमी कि उस सिवाय इसके के खंबा नोचे, वो बाकी तो ठीक है। मेरे ख्याल में तो अब जो सरप्राइज प्राइम मिनिस्टर साहब के पास रह गया है, वो अगर थोड़ी बहुत भी इज्जत बचाना चाहते हैं तो वो मुस्ताफ ही हो जाए। इसके अलावा तो अगर 3 तारीख तक जाता है और वोटिंग होती है तो वो तो फिर मेरे नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा इम्कान है कि वो इस अदम एतमाद की तहरीक से वो बच जाए। तो मेरे ख्याल में तो ये जो भी कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब जी, वो 92 वाला ये क्रिकेट मैच नहीं है भाई, ये को खुदा का खौफ करो। और दूसरी बात ये है कि MQM और बाप और मैंगल साहब और ये जितने इनके एलाइज थे, उनके आने से अगर इनके जो 22 लोग हैं उनको ना भी गिने तो भी हमारे जो है मेरे ख्याल में अददी बरतरी बहुत वाज़े तौर पे आ गई है और वो तो एक फॉर्मेलिटी रह गई है। लेकिन अच्छा। आज ही दिन से मैं समझता हूँ कि मोहतरम इमरान खान साहब वजारत उज़्मा के ओहदे से सुबकदोश हो चुके हैं। अब तो उनकी कोई ब्यूरोक्रेट भी कोई उनकी बात नहीं मानेगा, ये तो देख लीजिएगा आप। अच्छा खोसा साहब, जैसा कि आपने अभी एक जुमला बोला और ये अपोजिशन के जाने से बार बार कहा जा रहा है, शबाशी साहब भी कह रहे थे, आपने भी ये बात दोहरा दी कि जी वज़ीर-ए-आज़म साहब को इखलाकी तौर पे मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। अब बदम एतमाद के लिए आप लोग कह रहे हैं 200 से ज़्यादा नंबर हो गया, आपको 172 चाहिए, लेकिन 200 से ज़्यादा मतलब आपके पास बहुत वाज़े अक्सरियत है, तो फिर फ़ौरन मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा क्यों किया जा रहा है? इस पर लोगों का ये कहना है कि शायद आप लोगों को बगावत का डर है कि जो लोग आपके साथ शामिल हैं 11th आवर पे वो हुकूमत के साथ ना चले जाएँ, कोई बगावत ना कर दें, क्योंकि ये सियासत है, मुमकिनात का खेल है, कुछ भी मुमकिन हो जाता है, आखिरी घंटे में भी कुछ हो सकता है। नहीं कुछ भी नहीं। हम तो हो सकता है कि वो जो इनके लोग जो PTI के जो हमारे साथ जो हम नवा हुए हैं, शायद उनके वोट की जरूरत भी ना पड़े, हम उनको भी महफूज रखेंगे कि वो भी डिफेक्शन क्लॉज के जायचे में ना आए। उनके बगैर भी ये नो कॉन्फिडेंस अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब होगी। मगर इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं कि कोई तो ऐसी रवायात हम कायम कर दें कि जिससे अगर एक शख्स को नजर आ रहा है कि उनको जो है उनकी बरतरी नहीं रही है तो लामहला जरूर बेइज्जत होना है, रुस्वा होना है और एक ऐसी रीत पैदा करनी है, कायम करनी है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक अदम एतमाद की तहरीक जो है वो अपने मंतकी नतीजे तक पहुंचकर और मंजूर होगी। तो इसीलिए कहा है और कहना इसलिए भी बनता है कि भाई अब नहीं रही है आपकी अददी बरतरी, तो क्यों आप 3 तारीख तक अपने आप को और तारीख को, और माशाल्लाह मीडिया सारा एक ही बात पर जो है वो सारे लोग मरकूज हो चुके चले हैं और इसलिए बेहतर है कि इससे जल्दी छुटकारा हो ताकि आगे मामलात बढ़ पाए और रियासत को जो है अपने सही सतूत। अब तो देखे ना, मुझे लगता है कि ज़हनी तवाज़ुन भी ये खो बैठी है PTI और मोहतरम इमरान खान साहब। ये जो खत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि अपने हल्फ का ही पास जारी कीजिएगा, जिसमें आपने कहा है कि दौरान आपके अमूर सल्तनत के दौरान ये में कोई भी अगर ऐसी बात आती है जो एक कौमी मामला है जिससे पाकिस्तान की रियासत को नुकसान होने के इम्कान है, तो आप उसको जो है ऑफिशियल सीक्रेसी के तहत दफा 3 के तहत और अपने हल्फ की पासदारी करते हुए आप एतराज करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के
चीफ जस्टिस ने भी ये जजमेंट फैसला दिया है। और ये जिस अंदाज से ये कह रहे हैं, और क्या है ये मरासला इनके अपने एम्बेसडर ने वो लिखा है कि अमेरिका की जो फील है, अब आपने अमेरिका को भी जो है खुदा वास्ते करना है और फिर बैनुल अक़वामी साजिश की बात करते हैं। अरे भाई, यहाँ तो 1000 दफा होता है जब हिंदुस्तान की तरफ किसी का झुकाव होता है किसी भी ताकत का, तो हम भी उसको कहते हैं धमकी तो नहीं, लेकिन हम भी उनको जो है वो कहते हैं कि आप ऐसा न कीजिएगा, और जहाँ जुल्म और बर्बरियत रवा की जा रही है आप ना करें। और अगर वो प्राइम मिनिस्टर चाइना रशिया गया है, रूस गया है, और वहाँ उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है या उनके जो अकाबरीन है अमेरिका में, अगर उन्होंने बरहमी का इजहार किया है और एम्बेसडर ने एक चिट्ठी लिख दी है कि आपके इस वजह से जो है अमेरिका की जो एस्टैब्लिशमेंट है या वो नाराजगी का उन्होंने इजहार किया है, और अगर इमरान खान ने ये तसलसल और तवातर जारी रखा तो उसमें फिर रिएक्ट करेगा अमेरिका। तो ये ऐसा मरासला क्या है इसमें कि वो सारी जो है एक तरफ कौम को ईजानी कैफियत में लगा दिया है और अमेरिका के साथ ये जो है कोशिश कर रहे हैं कि उसको एंटागोनाइज मजीद किया जाए। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि मोहतरम इमरान खान साहब और पीटीआई हुकूमत अब एक तवाज़ुन भी खो बैठी है और ऐसा इशू को लेकर जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो हमारे बैरूनी ताल्लुकात जो है, फॉरेन पॉलिसी जो है, उसको भी एक ऐसी कैफियत में छोड़ के जाएंगे कि आने वाली हुकूमत के लिए मसाइल पैदा हो। अच्छा, आने वाली हुकूमत का आपने जिक्र किया, अदम एतमाद की तहरीक अगर कामयाब हो जाती खोसा साहब, तो फिर अगले इलेक्शन के बारे में कोई मुशावरत हुई? अपने टाइम पर होंगे, इस साल होंगे, क्या सोचा गया है? इसमें अभी फैसला नहीं हुआ है। दो आरा है। एक राय ये है जो मुंतखब जो मेंबरान है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कम से कम एक ऐसी रीत डाली के भले जो है वजीर आजम हमें तब्दील भी करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ताबे, तो हमने 5 साल पूरे किए हुकूमत के। दूसरी हुकूमत आई, हमने फिर भी उसको भी जो है 5 साल उनको जो है हमने पूरे करने दिए, अगरचे वो भी वजीर आजम 5 साल न रह पाए और खाकान बाकी साहब को वजारत उल्मा का उन्होंने उनकी अपनी जमात में कलमदान सौंपा, लेकिन 5 साल फिर भी पूरे हुए। हमारी बुनियादी तो सोच यही है कि जो भी पार्लियामान आए वो अपना 5 साल पूरा करे और भले आपको वजीर आजम और काबीना तब्दील हो जाए, उसमें कोई मुज़ाहिदा नहीं। खोसा साहब, ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लतीफ़ खोसा साहब से कि आई एम श्योर कि पीपल्स पार्टी अर्ली इलेक्शन नहीं चाहती है, उनके इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि 1-1.5 साल पूरा हो, 1 साल कम से कम उनको मिले, वो पंजाब में जाएं, बिलावल भुट्टो बैठे हैं वहाँ, पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें, रीहैश करें, नाराज जैलों को वापस ले आएँ, प्लस 15 सीटें ज़रूर MNA की सेंटर से निकालें, उनके पास सदर्न पंजाब की सीटें भी हैं, KPK में भी कुछ हैं, बलूचिस्तान में भी हैं और सिंध में बहुत ज़्यादा हैं, तो शायद वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाए। लेकिन PMLN क्योंकि राइवल पार्टी है, उनका इंटरेस्ट फर्क है, आई एम श्योर कि वो 2-3 महीने में इमीडिएटली दे विल अनाउंस जनरल इलेक्शन, ताकि इस वक्त जो हाइप क्रिएट हुआ है और PMLN को क्रेडिट जा रहा है कि उन्होंने ये सब कुछ किया है, तो वो इसमें इलेक्शन में जीत के ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ आ जाएँ। तो इसकी वजह से आई फील कि 1-2 महीने में इन पार्टीज में आपस में ज़रूर टकराव होगा। दोनों ने इलेक्शन ऑपोजिट लड़ने एक दूसरे के। अच्छा, एक और पॉइंट, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ ब्रिगेडियर साहब। खोसा साहब, अगर आप मेरे साथ मौजूद हैं, खोसा साहब आपने ब्रिगेडियर साहब को भी सुना है, शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम बनेंगे, आपको भी पता है कि हालात आप लोग कहते हैं बड़े ख़राब हैं इस टाइम पे। अब जिसके पास भी अगली हुकूमत जाएगी उसके लिए बहुत बड़ा प्रेशर होगा और बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो ये जो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाएंगे, ये पीपल्स पार्टी ने तो अपने आप को महफूज नहीं कर लिया कि सारी तनकीदों का रुख शहबाज शरीफ साहब पे हो जाएगा, फिर नून लीग पर होगा? हम अभी तो कंसेंसस से जो है सारी जमातों को साथ लेकर सही, आपकी पार्टी का इंतखाबी निशान तीर है भाई, एक तीर से इतने शिकार। ये अभी भी सिंध हाउस में हो रहा है और ये मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने दोबारा अपने आप को ये साबित किया है कि वो इस वक्त जो है पाकिस्तान की सियासत में जितनी वो उस पे इदराक रखते हैं, जितना तदब्बर और जितने हौसले के साथ, और देखिएगा हमने यानी साबित किया एक जरदारी सब पे भारी। नहीं, मैं ये तो खैर नहीं कहूँगा, ये हमारा बनकर तो कहता है,
देखिए बात ये है कि अब जरदारी साहब ने एक कंसेंसस पैदा करवाया है, एक नेशनल कंसेंसस, और मैं समझता हूँ बहुत बड़ेपन का उन्होंने सबूत दिया है। जिस तरह उन्होंने 18वीं तरमीम में एक बड़ेपन का सबूत दिया था कि तमाम अपने अख्तियारात जो उनकी वजह से नहीं थे, वो तो जनरल परवेज मुशर्रफ दे गया था, तमाम मरकूज से रियासती जो अख्तियारात थे वो सारे के सारे जो है सदर में मरकूज थे, लेकिन उन्होंने सारे पार्लियामेंट को लौटा दिए। ठीक है जी, ब्रिगेड साहब आपका लास्ट कमेंट, मुझे फिर क्लोजिंग की तरफ जाना है। बेसिकली मैं यही बात करता हूँ कि अभी इनके पास सोल्यूशन क्या आएंगे। ये जो महंगाई है, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, मुल्क पे जो हालात हुए हैं, क्या ये इसको कंट्रोल कर लेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो सारा डिस्क्रेडिट वो पीडीएम को, उसके बाद पीएमएल-एन को जाएगा। और आई एम श्योर जो विनर हैं वो इसमें पीपल्स पार्टी है और जरदारी साहब हैं, जो कि ब्लेम उनको जाएगा और ये उसका फायदा उठाएंगे। बहुत शुक्रिया जी दोनों मेहमानों का। इसी के साथ डॉक्टर फैज़ अकबर खान को दीजिए इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।